थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, कुछ एक डेफिनेशन है जिनसे अपन रूबरू हो लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म से। तो तीन देखिए बेसिक टर्म्स क्या है। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम। सिस्टम क्या है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मान लीजिए एक इफ आई एम बॉइलिंग अ वाटर, पानी को बॉईल कर रहा हूं मैं, तो पानी जो जिस पतीले में है तो उस वक्त वो पतीले के अंदर जो पानी है वो क्या है? मेरा सिस्टम। उसके अलावा इर्द गिर्द सारी चीजें क्या है? मेरा सराउंडिंग। तो जो सिस्टम के अलावा होता है वो है सराउंडिंग, और जिस पे अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मेरे मोबाइल फोन की, अगर इस मोबाइल फोन पे मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, केमिकल एक्सपेरिमेंट, तो ये जो मोबाइल फोन है मेरा क्या है? सिस्टम है, और इसके इर्द गिर्द बाकी सब चीजें वो क्या है? मेरी सराउंडिंग है। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बनता है? यूनिवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स नोट कर लीजिएगा। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो बच्चों, तुरंत इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो डोंट वरी। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट टर्म्स में आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो तीन टाइप ऑफ सिस्टम अपन यहां पर बात करेंगे। पहला अपन बात करेंगे ओपन सिस्टम, फिर बात करेंगे क्लोज सिस्टम, फिर यहां पर अगर दिख नहीं रहा होगा तो लिखा हुआ है आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों। ठीक है, ओपन सिस्टम मतलब वैसे जैसा नाम वैसा काम, ओपन है ऊपर से। तो ये जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसके अंदर मान लीजिए कोई मेरा लिक्विड है या गैस है या कोई भी मैटर है जो कि ओपन है ऊपर से। तो इस केस में, ओपन केस में क्या हो सकता है? बोथ मास और एनर्जी दोनों को मैं क्या कर सकता हूं? एक्सचेंज कर सकता हूं। इन केस ऑफ क्लोज कंटेनर, इफ आई क्लोज द कंटेनर फ्रॉम अबव, इन दिस केस मास कैन नॉट बी एक्सचेंज, बट थ्रू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आई कैन एक्सचेंज द एनर्जी। तो इसके अंदर मास एक्सचेंज नहीं होता बट एनर्जी एक्सचेंज होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर नाइदर मास नॉर एनर्जी, neither mass nor energy can be exchanged is known as isolated system। एग्जाम्पल क्या है? जैसे अपना थर्मल फ्लास्क जो होता है जिसमें अपन गर्म चाय रखते हैं, गर्म दूध रखते हैं, बट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ही ये होता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अभी गर्म पानी या गर्म चाय डाली मेरे फ्लास्क में, उसको मैंने रख दी, तो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, मास का तो नहीं होगा, बट एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो कूल डाउन होना चालू हो जाएगा। तो इट इज नॉट ऑलवेज आइसोलेटेड सिस्टम, 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता थर्मल फ्लास्क, बट हाँ एक हद तक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल होता है। क्लियर है बच्चों? तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद टाइप ऑफ सिस्टम के बाद बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। पहला होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोले तो ऐसी प्रॉपर्टी दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड साइज, जो मास और साइज बोले तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, उसको बोलते हैं अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल क्या है बच्चों? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेपर प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? अपने इंटेंसिव के। इंटेंसिव क्या होते हैं? एडिटिव इन नेचर होता है, इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, स्केलर कहे तो। अगर बात करो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ इंटेंसिव, इंटेंसिव डिपेंड नहीं करते, बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डू डिपेंड अपॉन मास एंड साइज ऑफ द पार्टिकल। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, ये सब क्या है बच्चों? ये सारी एग्जांपल है किसके? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के। अगर एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैं मास से डिवाइड कर दूं, तो जो प्रॉपर्टी आएगी वो होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक चीज है जो कि ऑब्जर्व की गई, इसको नोट कर लो। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों एडिटिव होती है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज नॉन एडिटिव इन नेचर, इसको जोड़ सकते नहीं है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एडिटिव इन नेचर। प्लीज नोट डाउन दिस थिंग ऑल्सो, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस की। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक स्टेट फंक्शन होता है बच्चों, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। जैसा नाम वैसा काम। स्टेट फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, सबसे शानदार एग्जाम्पल बात करते हैं जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्टेंस क्या होती है? पाथ पे डिपेंड करती है, पर डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अगर एक कोई बच्चा है वो ए टू बी ऐसे ट्रेवल करता है और दूसरी तरफ एक बच्चा ऐसे ट्रेवल करता है, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, तो डिस्टेंस जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, क्योंकि 1 पे और 2 पे डिस्टेंस अलग अलग आएगी, बट डिस्प्लेसमेंट दोनों के केस में क्या होगी? ए माइनस बी के जो बीच के सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, दैट इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, db माइनस डी ए, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेट फंक्शन, और पाथ फंक्शन का एग्जांपल क्या है? डिस्टेंस। वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर ऐसे फंक्शन जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चेंज की बात करूं, चेंज इन वॉल्यूम, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन वॉल्यूम?
फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन प्रेशर? फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो ये जो चेंज की बात करूं, जो मैं डेल्टा की बात कर रहा हूं, व्हाट इज दिस चेंज? दिस चेंज इज नथिंग बट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है बच्चों, जैसे आगे बात करोगे इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू वैसे। ठीक है, अगर मैं बात करूं पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होती है? जो डिपेंड करते हैं पाथ पे, जस्ट लाइक डिस्टेंस। तो पाथ पे कौन कौन डिपेंड करता है? एग्जांपल ले लिया मैंने, हीट और वर्क। तो ये क्या होते हैं? मेरे पाथ फंक्शन होते हैं, जो कि इनिशियल फाइनल स्टेट पे ही नहीं, पाथ पे भी डिपेंड करते हैं बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये सारी, ये काम की बातें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इंटरनल एनर्जी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इंटरनल एनर्जी वैसे ही एज द नेम सजेस्ट, एनर्जी कंटेन विद इन द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। जैसे कोई भी सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है उन सबका सम जो होता है बच्चों, वो होती है मेरी इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ ऑल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये बीई क्या है बच्चों? बॉन्ड एनर्जी। अगर किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करूं, बॉन्ड एनर्जी, इन सबका जो सम है वो मेरी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चा? एक स्टेट फंक्शन होता है, दैट इज इट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली। वी कैन राइट डेल्टा यू, यू से डिनोट करते हैं, या स्टेट फंक्शन होता है तो डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और U2 माइनस U1 भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, इंटरनल एनर्जी डू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बात है इंटरनल एनर्जी की। अब बात करते हैं हीट। हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऐसी एनर्जी जो कि फ्लो करती है कहां से कहां तक? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। फॉर एग्जांपल, इफ आई टच अ वार्म यूटेंसिल, अगर मैं एक गर्म बर्तन को किचन में जाके टच करता हूं तो मुझे गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि यूटेंसिल जो है वो गर्म, मतलब बॉइलिंग वाटर है। फॉर एग्जांपल, इफ आई टच द बॉइलिंग वाटर, तो बॉइलिंग वाटर की पे हीट है, हीट एनर्जी या टेम्परेचर उसका ज्यादा है, तो ज्यादा टेम्परेचर मैं हाथ टच कर रहा हूं तो मेरा कम टेम्परेचर है हाथ का, तो ज्यादा टेम्परेचर से जब कम टेम्परेचर पे जो एनर्जी फ्लो करती है उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? हीट। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। ये पाथ फंक्शन होता है, पाथ पे डिपेंड करती है हीट। दो तरीके की हीट अपन पढ़ते हैं, एक सेंसिबल हीट पढ़ते हैं, एक लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट मतलब जिसके अंदर हीट जो होती है टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज विदाउट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, और लेटेंट हीट क्या है? जिसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है विथ चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेटेंट हीट का एग्जाम्पल लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया आइस क्यूब। ठीक है बच्चों, आइस क्यूब लिया, इसको मैंने हीट दी, इसको अगर मैंने हीट दी, हीट एनर्जी दी, तो ये आइस क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका टेम्परेचर भी राइज हो गया, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया और इसकी स्टेट भी चेंज हो गई। इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? लेटेंट एनर्जी। और सेंसिबल एनर्जी के मतलब ये हुआ कि सर टेम्परेचर तो बॉडी का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, बट उसकी जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, वो चेंज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, दूध को गर्म कर रहा हूं, अगर जो दूध को मैं गर्म कर रहा हूं, मान लो वो बॉईल ना होने से पहले उसका टेम्परेचर तो रेज हो गया, बट वो अभी भी क्या है? लिक्विड फॉर्म में ही है ना, तो वैसी हीट क्या कहलाती है? सेंसिबल हीट। क्लियर है? या फिर मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर मैंने मेरे हाथ ने किसी गर्म पानी को टच किया है तो मेरा हाथ का स्टेट तो वही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, बट हाथ का टेम्परेचर चेंज हो गया, तो वैसी हीट क्या कहलाती है? सेंसिबल हीट। और अगर स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करता है विथ चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस और मैटर, इज नोन एज लेटेंट हीट। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन है अपने किसका? केमिकल थर्मोडायनामिक्स का। अब बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क इज डिफाइंड एज माइनस पी डेल्टा वी। पी क्या होता है बच्चों? प्रेशर, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैं पी डेल्टा वी को बोल दूं तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कह सकता हूं। और अगर ग्राफिकली मैं बोलूं तो वर्क कैन बी डिफाइंड एज एरिया अंडर पी वी कर्व। ये पी बच्चों क्या है? प्रेशर है, P क्या है? प्रेशर। और डेल्टा V क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। क्या है बच्चों? चेंज इन वॉल्यूम। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, P प्रेशर। माइनस क्यों लगाया? IUPAC साइन कन्वेंशन है। अब हीट पढ़ लिया, वर्क पढ़ लिया, तो उसके बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है, उसको ध्यान रख लीजिएगा, इसको दिमाग में रखेंगे, कभी भी गलती नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ये सिस्टम है, इस सिस्टम पे मैंने काम किया, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो उस वर्क को हमेशा क्या लेना? पॉजिटिव लेना। और अगर सिस्टम वर्क करे, वर्क डन बाय सिस्टम, उसको हमेशा क्या लेना बच्चा? पार्टी नेगेटिव। मतलब सिस्टम आलसी है, वो काम करेगा तो नेगेटिव, उस पे काम होगा तो पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर सिस्टम एब्जॉर्ब करता है हीट, तो हीट को पॉजिटिव लेना, और सिस्टम अगर रिलीज करता है हीट, तो हीट को हमेशा क्या लेना? नेगेटिव। कुल मिला के अगर सिस्टम कुछ करेगा, भले ही वो काम करे या हीट दे, दोनों नेगेटिव। सिस्टम पे काम हो या सिस्टम को हीट दो, तो दोनों केस में दोनों पॉजिटिव। इसको नोट कर लीजिए। साइन कन्वेंशन को बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो।
ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कई बार पूछ लेता है बच्चों, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है ये कि इंटरनल एनर्जी जो होती है बच्चों, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इट इज बेसिकली द सम ऑफ हीट प्लस वर्क डन। इट इज द बेसिकली द सम ऑफ हीट एंड वर्क डन। ये मेरा कहता है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज इंटरनल एनर्जी जो होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या रिलीज बाय द सिस्टम, इट डिपेंड्स। जो क्वेश्चन बोल रहा है ये है हीट और ये है वर्क डन, और ये क्या है, इंटरनल एनर्जी। इसको चाहो तो नोट कर लो, ये है इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब और डिसिपिएट, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड ये है वर्क डन। वर्क डन भी क्वेश्चन बताएगा कि कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है या सिस्टम पे हो रहा है। अकॉर्डिंगली फिर अपन को क्या करना है, फॉलो करना है क्या, साइन कन्वेंशन, फॉलो साइन कन्वेंशन एज पर आईयूपीएसी, एज पर आईयूपीएसी स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, पहले अपन वही प्रोसेस की बात करते हैं जो अपन ने छोटी कक्षाएं में पढ़े थे या पहले पढ़ चुके हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल। आइसोबारिक बोले तो सर डेल्टा पी क्या होता है, जीरो, मतलब चेंज इन प्रेशर क्या है, जीरो। अगर इस केस में मैं ग्राफ ड्रॉ करूं किसके बीच में, पी और वी के बीच में, तो आप सबको पता है क्या ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और इसमें अगर मैं ग्राफ करूं क्या, प्रेशर और टेम्परेचर में, तो भी इस तरीके का ग्राफ आएगा। अगर यहाँ टेम्परेचर ले लूंगा तो भी इस तरीके का ग्राफ आएगा। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं वॉल्यूम और टेम्परेचर में, अगर मैं V और T के बीच में ग्राफ करूं तो इस केस में ये ग्राफ आएगा या नहीं आएगा, चेक करिए भाई। बिल्कुल, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं आइसोकोरिक की, आइसोकोरिक में बच्चों क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम में चेंज अगर जीरो है बच्चों, तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो। भाई सर पी डॉट डेल्टा वी अभी पढ़ाया था, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इस केस में अगर पीवी क्या ग्राफ बनाऊंगा मैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम या टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, तो हमेशा इस तरीके का ग्राफ आएगा। बिल्कुल सर, जैसे प्रेशर के केस में। और इस केस में अगर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊंगा, ये अपॉन नहीं है, ये और है बच्चों, इसको नोट करना, प्रेशर और टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। अगर मैं बना रहा हूं ग्राफ किसका, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, उस केस में ग्राफ इस तरीके से आएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं तो आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर बच्चा पार्टी क्या होता है, जीरो। चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। तो इस केस में अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाता हूं, तो इस केस में प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ किससे आता है, हाइपरबोला, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाता है। इस केस में पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आता है इस तरीके से, अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाता हूं। इसको नोट कर लीजिएगा। ये है डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके बारे में अपन ने बात की है। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, अब अगला प्रोसेस बात करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया है अपने लिए। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से मूव करूं और घूमकर यहां ही वापस आ जाऊं, तो ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर इनिशियल स्टेट, जिसके अंदर बच्चा पार्टी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों क्या हो, सेम हो, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। बट एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, क्या होता है, लूप फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ ग्राफ, अब मैं अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं पी वर्सेस वी ग्राफ, ठीक है, 1 2 ये 3 ग्राफ से अपन हेल्प करके कोशिश करेंगे समझने की, बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट केस के अंदर इफ आई ड्रॉ ग्राफ लाइक दिस, अगर मैं इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, फॉर एग्जांपल एक A टू B जा रहा हूं, B टू C जा रहा हूं और C टू D जा रहा हूं और D टू A जा रहा हूं, तो इसके अंदर मैं फाइनल इनिशियल पॉइंट क्या था मेरा A और फाइनल पॉइंट भी क्या है मेरा A, तो ये और एक लूप बन रहा है या नहीं बन रहा, लूप बन रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में अगर 2-4 चीजें मैं समझना चाहूं तो अगर AB का केस लूं, केस AB, उस केस में जो प्रेशर कांस्टेंट है, तो कौन सा केस है, आइसोबारिक।
और सी डी के केस में भी प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये भी क्या है, आइसोबारिक। अब सर अगर दोनों आइसोबारिक है तो दोनों में फर्क क्या है? देखो ए टू बी जब मूव कर रहे हो तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम टेक प्लेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कब बढ़ता है? जब आप क्या करते हो, हीट करते हो, बॉडी को हीट करते हो, तो ये क्या है, हीट का केस है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर सेम है, तो क्या कर रहे हो, बॉडी को कूल डाउन कर रहे हो, कूल कर रहे हो। इस केस के अंदर क्या है, आइसोकोरिक है, क्या है, आइसोकोरिक, क्योंकि वॉल्यूम क्या है मेरा, कांस्टेंट है, बीसी। वैसे ही डीएबी क्या है, आइसोकोरिक है। तो ये बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस का एग्जांपल है। अगर मैं दूसरा ग्राफ आपको कुछ ऐसा ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ करूं, मतलब ये रेगुलर ग्राफ है, मान लो ये रेगुलर ना है, कोई इर्रेगुलर ग्राफ है, ए बी सी डी, इसमें इस तरीके से मूव कर रहा है, ए टू बी टू सी टू डी टू ए। तो इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो चेक करिए क्या इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है, सही है। क्या लूप फॉर्मेशन हो रहा है, तो यस सर, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड इफ आई से लाइक दिस, अगर एक प्रोसेस है ए और बी ए टू बी जा रहे हैं और साइमल्टेनियसली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कमिंग फ्रॉम बी टू ए ऑल्सो, तो क्या ये प्रोसेस साइक्लिक है? सर इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है बट साइकिल फॉर्म नहीं है, तो दिस इज नॉट साइक्लिक प्रोसेस। यस, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो इसको नोट कर लो कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जहां इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है और लूप का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं अपन क्या, साइक्लिक प्रोसेस। प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। अब अगला बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस? अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की सबसे पहले मैं बात बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर लिया, ये ले रखा है ऑलरेडी, इस कंटेनर में कोई आइडियल गैस लिया मैंने, यहां मैंने क्या लिया, एक आइडियल गैस, ठीक है। समझना बच्चों बहुत ध्यान से, इसको मैंने कोई एक्सटर्नल प्रेशर दिया, क्या है, पी एक्सटर्नल दिया। अब अगर इफ माई एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ माई एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट एंड इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर, जो इंटरनल विद इन दी आइडियल गैस जो प्रेशर है उससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये पिस्टन जो होगा ये इसको प्रेस कर देगा, गैसेस को, गैस के मॉलिक्यूल्स को आसपास लाएगा, और मान लो ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहां तक लेके आ रहा है, इस पॉइंट पे भी पी एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट है, इस पॉइंट तक ले आया। तो इस इनिशियली वॉल्यूम क्या था, ये V1 और फाइनल वॉल्यूम क्या था, V2। तो वॉल्यूम में चेंज हो गया, अब यहां गैस के मॉलिक्यूल लिक्विफाई होना चालू हो जाएगा। तो क्या गैस के मॉलिक्यूल इस पे इतना प्रेशर लगा पाएंगे कि ये प्रेशर रिलीज हो पाए? नहीं सर, समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैंने पिस्टन पे एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया और वो प्रेशर की वैल्यू इस तरीके की कांस्टेंट रखी कि इंटरनल प्रेशर से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, गैस मॉलिक्यूल्स को कोलाइड आपस में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एक्सटर्नल प्रेशर ने क्या कर दिया, मैक्सिमम कंप्रेशन क्रिएट करके लिक्विफिकेशन स्टार्ट कर दिया। अब क्या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होकर प्रेशर उल्टा लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। तो ऐसे प्रोसेस जहां पर कांस्टेंट प्रेशर इस तरीके का लगाया गया हो, जबकि जो फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट ना हो सके, तो वैसे प्रोसेस कहलाते हैं मेरे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस पे जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो ये गिवन होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा क्या है, मेरा कांस्टेंट, और ये क्या है, एक फास्ट प्रोसेस होता है, चेंज इन वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम भी चेंज होती है, और प्रोसेस क्या होता है, फास्ट होता है काफी। दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट। ऑन द अदर हैंड इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिवर्सिबल कंसेप्ट, तो व्हाट आई एम डूइंग, इस केस में मैंने पी एक्सटर्नल लगाया, बट अब हो रहा क्या है, देखो, अगर पी एक्सटर्नल इनिशियली कांस्टेंट नहीं है, इफ पी एक्सटर्नल इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल, अब वेरी कर रहा है, तो वो वेरी किस तरीके से कर रहा है, इनिशियली मान लो कि पी एक्सटर्नल की वैल्यू इंटरनल प्रेशर से हल्की सी कम है, तो क्या ये पिस्टन मूव करेगा? नहीं करेगा। हल्की सी ज्यादा हुई तो करेगा, फिर इंटरनल प्रेशर से कम हो गई तो ऊपर आएगा। तो बार बार ये प्रोसेस क्या हो रहा है, इनिशियल स्टेट वापस आ रही है, इनिशियल फाइनल। तो ऐसे प्रोसेस जहां पर इनिशियल स्टेट रिपीट हो जा रही है ड्यू टू वेरिएबल प्रेशर इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या बात ध्यान में रखनी है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो वेरी करता है। हाँ, डेफिनेटली एक पॉइंट आएगा कि आपने एक्सटर्नल प्रेशर को इस पॉइंट तक ले गए कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसमें भी बच्चों वॉल्यूम तो चेंज होगा ही होगा, इसमें भी वॉल्यूम चेंज होगा, कोई हर्ज नहीं है इस बात में, बट उस प्रोसेस के दौरान बार बार इनिशियल स्टेट रिपीट हो रही है या नहीं हो रही, उसकी हो रही है। तो जब भी इनिशियल स्टेट रिपीट हो, कब, जब वेरिएबल प्रेशर लगा रहे हो, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इनको नोट कर लीजिएगा। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें ध्यान रखने की कि इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरिएबल।
ये वेरी करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछेगा, अपन को सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है या वेरिएबल, इसकी हेल्प से अपन पता कर लेंगे कि कौन से प्रोसेस की अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय हीट कैपेसिटी। एडियाबैटिक को समझने के लिए हीट कैपेसिटी समझ लेते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट, ऑब्वियसली। तो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, the amount of heat absorbed by the system to increase its temperature by 1 degree centigrade is known as its heat capacity। ठीक है, लिख लो, the amount of heat absorbed by the system, ठीक है, absorbed by the system to increase its temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज हीट कैपेसिटी। क्लियर है बच्चों? इसको डिनोट किस लेटर से करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, लेटर सी। ठीक है, अब हीट क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है, तो हमेशा प्लस लेंगे, प्लस क्यू पर यूनिट टेम्परेचर अपॉन डेल्टा टी। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज माय फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसकी यूनिट की अगर आप बात करना चाहो तो बहुत ईजी है। इसकी यूनिट क्या यूनिट होगी? ऊपर क्या है? हीट है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट जूल अपॉन टेम्परेचर की केल्विन, जूल पर केल्विन होती है। ठीक है, कोई भी डाउट है? ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये क्या होता है? एक पाथ फंक्शन होता है। हीट कैपेसिटी क्या है? एक पाथ फंक्शन है, पहले भी बता चुके हैं। इट डिपेंड अपॉन पाथ, इट इज अ पाथ फंक्शन। ठीक है, कोई भी डाउट है तो बताइए। अब हीट कैपेसिटी की अलग अलग फॉर्म आप पढ़ते हो। ये तो नॉर्मल हीट कैपेसिटी होती क्या है? ये होती है, इसका ये फॉर्मूला होता है। अलग अलग हीट कैपेसिटी अपन लोग पढ़ते हैं, तो उसको मैं सारी को एक जगह आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, या एक मोल पे कितनी हीट कैपेसिटी है। तो देखो प्लस क्यू अपॉन डेल्टा टी तो था ही, उसको मोल से डिवाइड कर दिया तो मोलर हीट कैपेसिटी आ गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब स्पेसिफिक मतलब हीट कैपेसिटी फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो पर यूनिट मास करना है तो मास से डिवाइड कर दो। अगर क्या करो, मास से डिवाइड कर दोगे हीट कैपेसिटी को तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। भाई मोल से डिवाइड कर दोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी, मास से डिवाइड कर दोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी। यूनिट अकॉर्डिंगली इसकी रहेगी। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। एक रिवीजन सेशन है, मैं चाहता हूं कम से कम टाइम में बच्चों आप सारे थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट को क्विकली रिवाइज कर लें। ठीक है, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। एक कंपैक्ट लेक्चर लाने की कोशिश की है मैंने, आई होप आपको पसंद आए। आगे बात करते हैं अपन सीपी। सीपी क्या होती है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम पर यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सीपी इज इक्वल टू प्लस क्यूपी अपॉन डेल्टा टी। ये क्यूपी क्या है बच्चा पार्टी? ये है हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहां पर नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो। अब अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं सीपीएम, सीपीएम मतलब क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या करोगे सर? क्यूपी अपॉन डेल्टा टी में एक मोल, ये नंबर ऑफ मोल से क्या कर दोगे? डिवाइड। क्यूपी क्या होता है? इंथैल्पी। तो इंथैल्पी को क्या बोलेंगे अपन? क्यूपी। ठीक है बच्चों, तो इंथैल्पी चेंज जो डेल्टा एच को क्या बोलते हैं अपन? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज डेल्टा एच। तो यहीं से एक रिलेशन आता है क्या? डेल्टा एच कैन बी रिटन एज व्हाट? एन सीपी डेल्टा टी। ठीक है, ये बुक्स में लिखा रहता है। आप चाहो तो सीपी जो होता है बुक्स में वो होता है क्या? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बुक्स में जो होता है वो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। ये एनसीपी डेल्टा टी। अपन लोग सीपीएम भी लिख सकते हो, आप चाहो तो एनसीपी डेल्टा टी भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही बात हो गई। स्पेसिफिक मास की मैं बात कर रहा हूं, 1 ग्राम मास की। तो क्या करो? सीपीएस की बात करो तो क्यूपी अपॉन एम डेल्टा टी। तो क्या बात की मैंने? हीट कैपेसिटी फॉर अ पर्टिकुलर मास, तो क्यूपी अपॉन एम डेल्टा टी। बस कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, क्लियर है। अब अगर अपन बात करें सीवी की, तो सीवी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्यूवी आ जाएगा। ये क्या है? हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर यहां पे भी मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो सीवीएम, जो बुक्स में सीवी को सीवीएम ही बोलते हैं बच्चों। जो बुक्स होती है उसमें सीवी जो होती है वो होती है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज रिटन एज सीवी क्यूवी अपॉन एन डेल्टा टी। अब देखो
ये जो QV होता है ये क्या होता है डेल्टा U, ये क्या होता है बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यों? अगर आपको पता है हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U की वैल्यू QV के बराबर हो जाएगी, तो QV को डेल्टा U लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो इससे रिलेशन आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है NCVM डेल्टा T। तो अपने पास दो रिलेशन आ गए, एक तो आ गया इंटरनल एनर्जी का NCV डेल्टा T होता है और डेल्टा H क्या होता है NCP डेल्टा T। तो आज के बाद दो फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं अभी तक, NCP डेल्टा T इज डेल्टा H एंड NCV डेल्टा T इज डेल्टा U। आई होप क्लियर है, क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दीजिएगा। अब बात करते हैं अपन सीपी और सीवी के रिलेशन में। डायरेक्ट रिलेशन होता है जिसको ध्यान में रखना है अपन को, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। दैट इज सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस सीवीएम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट आर। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है, अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। आर गैस कांस्टेंट होता है, ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं अपन क्या मेयर्स रिलेशन, क्या बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। इसको नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। और एक और यहीं पे बताता हूं, सीपी अपॉन जो सीवी का रेशियो होता है दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनका जो रेशियो होता है इसकी वैल्यू होती है किसके बराबर? पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं इसको, बोलते हैं गामा। व्हाट इज दिस? दिस इज पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, जहरीला रेशियो बोल लो या पॉइजन्स रेशियो, ये आगे काम आएगा इसलिए नोट कर लीजिए इसको। दिस इज पॉइजन्स रेशियो, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, अपन ने ये सब पढ़ा क्यों? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो आइए अब बात करते हैं अपन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस बोले तो प्रोसेस इन विच नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई हीट का लेन देन नहीं होता। प्रोसेस इन विच नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, मतलब सर Q क्या होगा इस केस में? जीरो। कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो Q की वैल्यू क्या होगी? जीरो। इसका मतलब अगर मैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W बोलूं फ्रॉम फर्स्ट लॉ, तो Q अगर मेरा जीरो होगा तो डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी? W, वर्क डन के बराबर। तो जब मेरा Q जीरो होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है वो इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये प्रूव कर दिया मैंने आपको। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन इंटरनल प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। क्लियर है? कोई भी बात है तो बताइए, ठीक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं अपन। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सर बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन आता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अपने आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आती है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो पी इंटू वी की पावर गामा हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अभी गामा अपन पढ़ चुके हैं क्या होता है गामा अपन, मैंने बताया था वो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो। पीवी इक्वल्स टू पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये क्या है मेरा? फॉर एडियाबैटिक रिलेशन, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। बस याद रखना किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? रिवर्सिबल, सारे रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं अपन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। और यहाँ गामा मैं बता ही चुका हूँ क्या होता है। गामा इज इक्वल्स टू सीपी अपॉन सीवी दैट इज इक्वल्स टू पॉइजन्स रेशियो। अभी पढ़ चुके हैं, ये रहा चेक कर लो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस को अलग अलग तरीके से लिखना चाहूं तो अभी मैंने आपके सामने क्या रिलेशन लिखा? पहला रिलेशन लिखा क्या? P इंटू वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये एक रिलेशन लिख लो यहाँ। अब इससे देखो कैसे अलग अलग रिलेशन डिराइव करते हैं अपन। अगर मैं बोलूं आपको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आप सबको पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, बिल्कुल सर। तो क्या करो, इस वाले इक्वेशन 1 के अंदर वॉल्यूम की जगह क्या रख दो? एन इंटू आर इंटू टी अपॉन पी रख दो, या अगर आप ऐसा नहीं रखना चाहते तो ये रख लो। प्रेशर की जगह रख लो क्या? एन इंटू आर इंटू टी अपॉन वॉल्यूम रख दिया सर मैंने। तो एन इंटू आर इंटू टी अपॉन वी, ये प्रेशर। सो देयरफॉर ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी भाई? पी की जगह ये रख दिया इंटू वी की पावर गामा ऑलरेडी था, ये कांस्टेंट हो गया। अब देखो ये वी की पावर 1 ऊपर चल जाएगा तो टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये पूरी चीज तो कांस्टेंट है, ये इधर जाएगी तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो पहला रिलेशन आ गया भाई। और रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं ऐसे ही। तो पहला रिलेशन क्लियर है, कैसे आएगा? टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। उसी तरीके से अगर आप क्या करो, क्या कर रहे हो आप? इधर तो प्रेशर रखा, अगर वॉल्यूम में रखोगे तो इस तरीके का रिलेशन आ जाएगा। अब वॉल्यूम में रख दो तो P इंटू वॉल्यूम में रख दो क्या? एनआरटी अपॉन पी, प्रेशर रख दिया, की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है सर, ओके। अब देखो P की पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा, 1 है यहाँ, गामा नीचे आएगा, इंटू T की पावर गामा आ जाएगा बराबर कांस्टेंट। बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट, तो ये दूसरा रिलेशन आ गया मेरा। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ये दूसरा रिलेशन आ गया, नोट कर लो।
ठीक है, तो ये तीन तरीके से अपन एडियाबैटिक प्रोसेस को रखते हैं, इन टर्म्स ऑफ पीवी, इन टर्म्स ऑफ टीवी एंड इन टर्म्स ऑफ पीटी। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बच्चों, इफ आई वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पी एंड वी इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो देखना, ये देखो, इस एक्सिस पे प्रेशर ले रहा हूं, इस एक्सिस पे वॉल्यूम ले रहा हूं। तो मैंने अभी आपको बताया था आइसोथर्मल के केस में पीवी का ग्राफ जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, ये होता है आइसोथर्मल में नोट करना, मैंने बताया था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या पीवी इक्वल टू कांस्टेंट वाला ग्राफ है, पीवी की पावर 1। अगर मैं यही ग्राफ एडियाबैटिक के लिए ड्रॉ करना चाहूं तो ये ग्राफ कैसा आता है बच्चा पार्टी, इस तरीके से आता है सर। ये किसके लिए है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों सर नीचे क्यों आया, क्योंकि बच्चों जो गामा होता है हमेशा, बिकॉज गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये जो पॉइजन्स रेशियो होता है, क्या होता है पॉइजन्स रेशियो सर, सीपी अपॉन सीवी, ये हमेशा क्या होता है 1 से बड़ा होता है। क्यों सर, अभी बताया था ना, सीपी माइनस सीवी क्या होता है आर, तो सीपी क्या हो जाएगा सीवी प्लस आर, मतलब इसका मतलब सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, अरे सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, तो ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा, तो ये ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आइसोथर्मल हो गया, ये एडियाबैटिक हो गया। तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल ग्राफ का बीच में ये रिलेशन होता है कि एडियाबैटिक का ग्राफ क्या होता है, स्लाइटली लोअर होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल ग्राफ। क्लियर है, कोई भी डाउट है तो बताइए। डन। अब क्या होता है, नेक्स्ट अपना बात है कि अगर अपन को गामा कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ गामा, सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास चैलेंज ही आता है कि गामा सर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गामा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, वही जैसा नाम वैसा काम, आजादी। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन मूव रैंडमली इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने तरीके से कोई गैस मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव कर सकता है, भाई एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इस तरीके से कितने तरीके से कोई भी मेरा गैस मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट वे में कितने तरीके से मूव कर सकता है, उसे अपन बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे in which a gas molecule can move या can move या हाँ can move लिख सकते हो, is known as degree of freedom। देखो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तरीके की होती है बच्चों, 1 2, ये तीन तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग पढ़ते हो, इतना डिटेल में अपन को जाना नहीं है, कंसेप्ट वाइज बताना चाहता हूं कि नॉलेज रहे आपको। एक होता है अपना ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल, ठीक है, एक होता है अपना रोटेशनल, और एक होता है अपना वाइब्रेशनल। ठीक है, 3 तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करता हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस जो मूवमेंट होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, सिंगल लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन मतलब अगर रोटेट कर रहा है, ये हमेशा बॉन्डिंग में होता है, अगर मान लो 2 बॉन्ड आपस में बने हुए हैं या 3 बॉन्ड आपस में बने हुए हैं इस तरीके से, तो इनमें आपस में बॉन्ड्स के बीच में जो रोटेशन होता है उस केस में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एग्जिस्ट करता है। और वाइब्रेशनल मूवमेंट क्या होता है कि इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो डिस्टेंस कम ज़्यादा होती है उस केस में क्या होता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अपन को इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना, अपन को सर्टेन नंबर ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है, मोस्टली 4, एक मोनोएटॉमिक, एक डायएटॉमिक लीनियर, एक ट्रायएटॉमिक लीनियर और एक ट्रायएटॉमिक नॉन लीनियर। उनके केसेस अपन को ध्यान में रखना है डायरेक्ट। तो आपके लिए एक मैंने टेबल बना दी है, देखो ये टेबल क्या कहती है, अगर आपकी गैस मोनोएटॉमिक है, एग्जांपल मोनोएटॉमिक का क्या ले लिया मैंने, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन एटसेट्रा, उस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है, तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल। भाई मोनोएटॉमिक है तो वो 3 तरीके से ही मूव कर सकता है। तो उस केस में जो सीवी की वैल्यू आती है, सीवी क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी, वो होता है FR/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू गैस कांस्टेंट बाय 2। तो देखो F की जगह 3 रखोगे तो 3R/2 आ जाएगा, बिल्कुल। अब CV पता है तो CP की वैल्यू CV प्लस R से आ जाएगी, तो वो कितनी आ गई, CP इस पे R जोड़ोगे तो 5R/2, इन दोनों का रेशियो करोगे तो आ गया पॉइजन्स रेशियो। तो आ गया ना पॉइजन्स रेशियो, कैसे निकाला, मोनोएटॉमिक के लिए पॉइजन्स रेशियो हमेशा क्या होता है, 5/3। अब बात करते हैं डायएटॉमिक। डायएटॉमिक का एग्जांपल ले लो, H2O2 N2। तो H2 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो ऐसे H2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5।
तीन तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होता है और 2 होता है मेरा रोटेशनल। ठीक है, इस केस के अंदर जो CV की वैल्यू आती है वो आती है 5 × R/2। CP की वैल्यू क्या आएगी, इसमें R जोड़ दो 7R/2, 7R/2 अपॉन 5R2, गामा की वैल्यू आ गई। क्लियर है। उसी तरीके से ट्राई एटॉमिक की बात करूं, ट्राई एटॉमिक लीनियर, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड यहां बना के दिखा रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे दिखता है अपन को, ऐसे। ये लीनियर भी है बट इस केस में ट्राई एटॉमिक है। तो अगर ट्राई एटॉमिक है तो पर अगर लीनियर है तो बिहेवियर कैसा रहेगा, डायटोमिक जैसा ही रहेगा। मतलब इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, वो कितने आएंगे, 5। कैसे सर, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। अब 5 आएगा तो इस केस में भी क्या आएगी वैल्यू, 5R/2 ही आएगी। किसकी, CV की वैल्यू। CP की वैल्यू कितनी आएगी सर, 7R/2, और इन दोनों का रेशियो कर लोगे तो कितना आएगा, 7/5। तो ये आ गया मेरा पॉइजन्स रेशियो। अगर मैं ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर की बात करूं, नॉन लीनियर का एग्जांपल ले लिया मैंने यहां पर SO2। क्या ले लिया, SO2। आप PX3 भी ले, जो भी आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल जो भी ट्राई एटॉमिक है पर लीनियर नहीं है, ये लोन पेयर की वजह से लीनियर नहीं रहता। इसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी आती है, 6। 3 ट्रांसलेशन होती है, 3 रोटेशनल। ठीक है, इसके अंदर 6R/2 करोगे तो CV की वैल्यू 3R आएगी। CP की वैल्यू 3R में 1R जोड़ दो 4R आएगी। 4R/3R कितना आ गया, 4/3। ये क्या आ गया मेरा पॉइजन्स रेशियो। तो ये टेबल अपन को ध्यान में रखनी है, बस एक चीज ध्यान में रखनी है, ये कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, वो भी अगर आपने समझ लिया तो बहुत मजा आ जाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसको नोट कर लो, टेबल का स्क्रीनशॉट लेना चाहो बल्कि ले लो, नहीं तो मैं शेयर करूंगा, चिंता मत करिएगा सारी चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डिफरेंट प्रोसेस के अंदर बच्चों कैसे वर्क डन निकालते हैं। तो वो वर्क डन का भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। डेरिवेशन अपने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मिक प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर मैं वर्क डन की बात करूं बच्चों, वर्क डन, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है W = डायरेक्ट फॉर्मूला अपन को ध्यान में रखना है, -2.303, ठीक है, -2.303 nRT। ठीक है, -2.303 nRT ln लॉग। अब लॉग लेना है, लॉग एट द बेस 10। जब भी 2.303 लोगे तो लॉग क्या लोगे, बेस 10 V2/V1। बस ये ध्यान में रखना है, V2/V1 किसके लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है, ये तो था वॉल्यूम के टर्म में। अगर मैं प्रेशर के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं वर्क डन को ऐसा भी लिख सकता हूं, -2.303 nRT लॉग। अगर प्रेशर के टर्म में लिखूं तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, V2/V1 की जगह क्या कर दो सर P1/P2 कर दो। क्यों सर, आपको पता है PV = कांस्टेंट होता है, तो P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जहां V2 होगा वहां P1, जहां V1 होगा वहां P2। तो ये हो गया वर्क डन इन केस ऑफ व्हाट, वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और चीजें समझना, अगर इंटरनल आइसोथर्मल है तो डेल्टा T क्या होगा बच्चा पार्टी, सर 0। अगर डेल्टा T 0 है बच्चों तो डेल्टा U क्या होता है मेरा, NCV डेल्टा T होता है या नहीं होता, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो इस केस में ये भी कितना हो जाएगा, 0। और अगर डेल्टा T 0 है, डेल्टा T 0 है तो डेल्टा H क्या होता है मेरा, NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T, वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी का जो भी चेंज होगा वो 0 होगा। किस केस में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के केस में। हर एक पॉइंट इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, इस केस में अगर मैं हीट एनर्जी की बात करूं, हीट एब्जॉर्ब या डेसिपेट, तो वो -W के बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा U 0 है। तो डेल्टा U = Q + W, Q = -W। इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये बात है किसकी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल की। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के केस के अंदर जो वर्क डन कैसे निकालते हैं, देखो इसके केस में वर्क डन = क्या होता है, देखो -P.ΔV होता है, ये अपन को सबको पता है। तो इसके अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो -P एक्सटर्नल × V2 - V1। कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, नहीं सर कोई डाउट नहीं। और V2 जो है आप लिख सकते हो nR/T, भाई nR/P, nRT/P से इसको डिराइव कर सकते हैं। अब इस केस में अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल है तो फिर वही वाली बात, डेल्टा T 0। अगर डेल्टा T 0 है बच्चों तो क्या होगा, डेल्टा U और डेल्टा H इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। और इस केस में भी जो हीट एनर्जी है वो किसको बराबर, -W। डन, इससे निकाल लेंगे अपन। अब बात करते हैं अपन आइसोबारिक के लिए। देखो अभी तक आइसोबारिक में मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब मैं आपको निकालने जा रहा हूं आइसोबारिक के केस में अपन वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो वर्क डन जो आइसोबारिक के केस में कैसे निकालेंगे, वर्क का फॉर्मूला अभी बताया था, -P.ΔV होता है। कोई भी डाउट नहीं। प्रेशर इस केस में कांस्टेंट है, भाई प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर मैं ऐसे बोलना चाहूं W = -P एक्सटर्नल
V2 माइनस V1। अब देखो इधर करके दिखाता हूं आपको, माइनस P एक्सटर्नल, V2 क्या होगा, NRT, देखो यार यहाँ लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन है तो, P इंटू वी इक्वल टू NRT होता है, लिख लिया सर। तो V2 की जगह NRT2 अपॉन P लिख सकता हूँ सर, NRT2 अपॉन P, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है आइसोबारिक, माइनस NRT1 अपॉन P। अरे ये P और ये P तो सेम ही है ना बच्चों, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या मैं वर्क डन को लिख सकता हूँ माइनस NR डेल्टा T। ये किस केस में हो गया, ये सर मेरा हो गया इन केस ऑफ व्हाट, आइसोबारिक प्रोसेस। भाई सीधी सी बात है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है इसमें भाई सर, कोई टेंशन नहीं है। तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। इस केस में अगर मैं बात करूं, इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं किसकी, QP, भाई आइसोबारिक के अंदर क्या आता है, QP आता है। QP मैंने आपको पहले भी बताया था किसके बराबर होता है सर, डेल्टा H के बराबर होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है सर, NCP डेल्टा T होती है, बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं किसकी, डेल्टा U की, डेल्टा U इज व्हाट, NCV डेल्टा T। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करते हैं अपन आइसोकोरिक की, तो आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम तो कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। भाई वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0, तो वर्क डन कितना होगा, 0। और वही दोनों चीज, तो वर्क डन 0 होगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या आ जाएगा, NCV डेल्टा T, जो कि QV के बराबर होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और QP जो होता है डेल्टा H, वो हो जाएगा NCP डेल्टा T, वही वाली पुरानी बात है। अब बात करते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1, ये याद रखना है, NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। गामा वही पॉइजन्स रेशो, इससे निकल जाएगा, गामा CP अपॉन CV का रेशो होता है, आपको पता है। अब देखो यहां बहुत ध्यान में रखना है, एडियाबैटिक है तो Q की वैल्यू 0 होगी, तो डेल्टा U जो होगा वर्क डन के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। डेल्टा U जो होगा वो मेरा वर्क डन के बराबर हो जाएगा वो। और डेल्टा U क्या होता है, NCV डेल्टा T, पहले ही बता चुका हूं। और डेल्टा H क्या होता है, NCP डेल्टा T। तो वर्क का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि वर्क डन जो होगा वो डेल्टा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, NCV डेल्टा T, लिख दिया। कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए। वैसे ही अगर इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो भी हो जाएगा। अब बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे। भाई साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अगर वर्क डन निकालना है तो एरिया अंडर पीवी कर्व निकाल लो। जैसे कोई भी, अभी अपन ने साइक्लिक प्रोसेस की बात की थी, कहां गया, अगर मान लो मैंने साइक्लिक प्रोसेस पढ़ाया था आपको, कहां गया, ये रहा। इस केस में अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आप एरिया निकाल लो, तो ये जो एरिया होगा यही क्या होगा बच्चा पार्टी, वर्क डन होगा। अगर अपन क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो वर्क डन हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वर्क डन क्या लेना है, नेगेटिव। ये दो चीजें साइन कन्वेंशन ध्यान में रखिएगा बस, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया मेरा वर्क डन इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ये देखिए, अब इसके अंदर अगर मैं साइक्लिक की बात कर रहा हूं तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तो सेम रहने वाली है। मतलब चेंज डेल्टा की वैल्यू की बात करूंगा तो हमेशा 0 होगा, डेल्टा H 0 होगा या डेल्टा U 0 होगा। हो गया सर 0, दैट इज H फाइनल माइनस H इनिशियल। और इफ आई एम टॉकिंग U फाइनल माइनस U इनिशियल, क्यों, क्योंकि सर साइक्लिक है तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहने वाली है, तो 0। तो इस केस में अगर डेल्टा U 0 है तो Q की वैल्यू क्या होगी, माइनस W। किस केस में, साइक्लिक के केस में। ये भी ध्यान में रखना है, सारी बातें एक जगह लिख दी है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक की तरह ही इसको भी ध्यान में रखना है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर जो इक्वेशन होती है वो आती है मेरी P इंटू वी की पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये होता है मेरा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, P इंटू वी की पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये याद में रखना है अपन को। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट बातें क्या है, अगर मेरा x की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, सबसे पहले एक काम करो, x को 0 रख लो। अगर x अगर 0 है तो उस केस में P इंटू वी की पावर 0 1 हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसके अंदर अगर x की वैल्यू 0 है वो क्या कहलाता है, आइसोबारिक प्रोसेस। अरे बिल्कुल, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक। अगर इफ x की वैल्यू मैं 1 ले लूं तो क्या आ रहा है, P इंटू वी अगर कांस्टेंट आ रहा है तो P V कांस्टेंट किस में आता है, आइसोथर्मल। तो ये आइसोथर्मल का ग्राफ बन जाएगा, आइसोथर्मल हो गया। ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसके अंदर x की वैल्यू 1 हो, PV इक्वल टू कांस्टेंट हो, वो क्या कहलाता है मेरा, आइसोथर्मल। अगर मैं x की वैल्यू ले लूं गामा, अगर मैं x की वैल्यू ले लूं गामा, तो इस केस के अंदर P इंटू वी की पावर गामा क्या हो गया, कांस्टेंट। ये क्या हो गया, प्रोसेस क्या बन गया मेरा, एडियाबैटिक। कोई भी दिक्कत नहीं। अब एडियाबैटिक के लिए मैंने वर्क डन आपको निकालना भी सिखाया था। क्या होता है, वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, देखो NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 होता है, तो इसमें बस x माइनस 1 लिखना है। भाई गामा माइनस 1 सिखाया था ना, इसमें x माइनस 1। अभी देखो एडियाबैटिक के लिए बताया था, ये रहा
T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। तो पॉलीट्रॉपिक के अंदर क्या रखना है, NR T2 माइनस T1 क्या रखना है, x माइनस 1। कोई भी डाउट? ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और, ये चीज समझ में आ गई, कोई भी डाउट थोड़ी है। अगर मैं अब ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, इफ आई वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, अलग अलग केस में, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी सी बात है, कोई खास नहीं है। अगर मैं यहाँ एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बना दूं, इस केस में x की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि x 0 होगा, आइसोबारिक होगा, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। अरे ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ पॉलीट्रॉपिक के लिए। अगर x 0 है तो प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक। x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ, अगर मान लो x की वैल्यू 1 ले लूँ, ऐसा कोई ग्राफ बनाऊंगा, ये x अगर 1 है तो कौन सा ग्राफ आ जाएगा, यही ग्राफ मेरा क्या कहलाएगा, पॉलीट्रॉपिक या आइसोथर्मल। अगर मैं x की वैल्यू गामा ले लूँ, x की वैल्यू अगर गामा ले लूँ, तो वही ग्राफ मेरा किसका हो जाएगा, एडियाबैटिक। तो ये मेरा क्या हो गया, आइसोबारिक का ग्राफ। ये किसका ग्राफ हो गया, आइसोथर्मल। और ये किसका ग्राफ हो गया, एडियाबैटिक। तो अगर मैं पॉलीट्रॉपिक अकेला पढ़ लूं तो उसमें सारे ग्राफ कवर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, चेक कर लो, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी में क्या रिलेशन होता है, इंथैल्पी का चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये एनजी क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, एनजी होता है क्या, एनपी माइनस एनआर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सर फिर ये जी क्यों लिखा है, जी स्टैंड फॉर गैसियस स्टेट, अपन हमेशा गैसियस स्टेट की बात करते हैं। अगर एनजी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से ज्यादा आएगी। एनजी की वैल्यू अगर 0 है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर आएगा, और एनजी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। ये तीन चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है अपन को, इसको कोई भी दिक्कत है तो बताइएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब अगला टॉपिक है अपना एंट्रोपी। एंट्रोपी पढ़ने से पहले एक चीज बताता हूं आपको, एक वर्ड है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो कि नेचर फेवर करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी हाइट से झरना गिर रहा है तो वो नीचे की तरफ गिर रहा है, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर की तरफ तो नहीं गिर रहा। तो फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स दी ग्राउंड लेवल इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस मतलब समझ में आ गया, स्पॉन्टेनियस वर्ड क्या होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो होना नहीं चाहता, नेचर उसको क्या करती है, अपोज करती है। तो एंट्रोपी वैसा ही है। एंट्रोपी में क्या होता है, अपन ये मेजर करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना रैंडमली या स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहा है। तो इफ यू वांट टू ऑर्डर, इफ यू वांट टू फाइंड द डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, वी हैव टू फाइंड एंट्रोपी। तो एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इज नोन एज एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है एंट्रोपी। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटेंसिव। तो एंट्रोपी का चेंज इन एंट्रोपी इज S2 माइनस S1 फाइनल माइनस इनिशियल। एंट्रोपी चेंज कैन बी डिफाइन एज क्यू रिवर्सिबल अपॉन टाइम। ये क्या होता है, प्लस क्यू होता है क्योंकि हीट हमेशा एब्जॉर्ब होती है, और क्यू रिवर्सिबल अपॉन टाइम इज टाइम नहीं टेम्परेचर, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, एंड क्यू रिवर्सिबल कैन बी रिटन एज डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर। इसको नोट कर लीजिएगा, यह है एंट्रोपी। क्लियर है, दिस इज एंट्रोपी। एंट्रोपी के बाद अपन बात करते हैं, एंट्रोपी में ही अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करता है। अगर मैं मान लो तीन चीज आपसे पूछूं, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, तो किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, तो आप दिमाग लगाओगे स्पॉन्टेनियसली कौन ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। सर गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडमली और स्पॉन्टेनियसली मूव करते हैं, तो गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम किसकी होगी, सॉलिड की। ऑर्डर बना दिया। तो फेज के अंदर अगर मैं आपसे बोलूँ कि एनजी, डेल्टा एनजी क्या था, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स इन गैसेस स्टेट। अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, मतलब प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा है, तो मतलब किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा बन गए अगर गैसेस स्टेट में, तो उनका मूवमेंट ज्यादा होगा, तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इफ डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0, इफ डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0 देन एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सर इस केस में प्रोडक्ट के मोल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिएक्टेंट के मोल्स इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज। तो इसका मतलब गैसियस में अगर प्रोडक्ट में ज्यादा मोल्स बन रहे हैं तो रैंडमली ज्यादा मूव करेंगे, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगी। अगर डेल्टा एनजी इज लेस देन 0 मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर मैंने कहा कि प्रोडक्ट के मोल कम हो गए रिएक्टेंट से, तो डेफिनेटली सर डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम, तो डेल्टा एनएस क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इफ आई रेज द टेम्परेचर, अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा के उसको गैस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑन द अदर एंड अगर मैं कोई लिक्विड है उसको कंप्रेस कर रहा हूं, मतलब प्रेशराइज कर रहा हूं, प्रेशर दे रहा हूं और उसको कन्वर्ट कर रहा हूं गैस के मॉलिक्यूल, लिक्विड को सॉलिड में,
में या गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिस्ट्रिक्टेड दी डिसऑर्डरनेस और आई एम रिस्ट्रिक्टेड दी रैंडमनेस। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम लोअरिंग दी एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये क्या लिखा है बच्चा, प्रेशर। तो एंट्रोपी प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं अपन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी का चेंज है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आज के बाद अगर आपको पूछूं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बच्चों, तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अभी बताया था यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब किसी भी प्रोसेस के लिए अगर इफ आई एम ट्राइंग टू आस्क, अगर मैं किसी भी प्रोसेस के लिए आपसे बोलूं कि एंट्रोपी चेंज क्या होती है, तो उसके फॉर्मूले होते हैं जिसको अपन को ध्यान में रखना है। तो डेल्टा एस फॉर एनी प्रोसेस, जो आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एस फॉर एनी प्रोसेस। तो दो फॉर्मूले अपन को ध्यान में रखना है बेसिकली। पहला है डेल्टा एस बराबर क्या होता है, एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस क्या करा है मैंने, एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन V2 अपॉन V1। क्लियर है, T2 अपॉन T1 और V2 अपॉन V1। क्लियर है, दिस इज व्हाट एंट्रोपी इन केस ऑफ फॉर एनी प्रोसेस। अभी मैं बात करूंगा इसको आगे, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मान लो ये CP के टर्म्स में दे रखा है, अगर मेरे को CV के टर्म्स में लिखना है, अगर मुझे किसी और टर्म में लिखना है, डेल्टा एस कैन बी रिटन एज NCP। ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो NCV। अगर मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है, तो NCP LN T2 अपॉन T1 प्लस, अगर मेरे को बस इसको क्या करना है, प्रेशर के फॉर्म में लिखना है LN, क्या प्रेशर के फॉर्म में बस इसको उल्टा रख दो सर, सिंपल। दिस इज फॉर एनी प्रोसेस। अगर मुझे एंट्रोपी के फॉर्मूले लिखने हैं तो इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो इधर ही क्या केसेस बताता हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। अगर मैं आपसे पूछूं आइसोथर्मल केस है, क्या है, फॉर आइसोथर्मल केस, अगर मैं पूछूं आइसोथर्मल है आपका केस, तो आइसोथर्मल के अंदर बच्चों क्या होता है, T2 इज इक्वल टू T1, मतलब फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर। इधर रखो T2 अगर T1 के बराबर हो गया तो लॉ ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आइसोथर्मल के केस में बच्चों, ये हो जाएगी NR LN V2 अपॉन V1। ये क्या होगा इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको नोट कर लीजिए, आइसोथर्मल के अंदर ये होता है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये दो फॉर्मूले याद करना, जरूर याद कर लेना, सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे इससे, कुछ इससे बाहर नहीं आना, ठीक है। NR LN V2 अपॉन V1, ठीक है। या इसको इधर भी रख सकते हो, अगर इधर रख दोगे तो क्या आ जाएगा, NR LN P1 अपॉन P2, और यहां लिख दो P1 अपॉन P2 लिखा हूं, बस यहां पे चेंज होगा, बस V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2, ठीक है। ये है आपका एंट्रोपी फॉर आइसोथर्मल। अगर मैं बात करूं फॉर आइसोबारिक, इफ आई टॉक अबाउट आइसोबारिक, अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर आइसोबारिक, अगर आइसोबारिक है, आइसोबारिक में क्या होता है बच्चा, P1 बराबर P2 होता है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर बराबर होता है। रखो इस वाले केस में रखो ये 0, तो NCP LN T2 अपॉन T1 आ जाएगा, NCP LN T2 अपॉन T1। तो डेल्टा एस, देयरफॉर डेल्टा एस क्या हो जाएगा, NCP LN T1 अपॉन T2, ठीक है। NCP LN T1 अपॉन T2, क्लियर है, सॉरी T2 अपॉन T1, उल्टा लिख दिया, ये T2 है और ये T1 है, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, T2 अपॉन T1 था ना, T2 अपॉन T1 इधर पुट करना है बस। ये है फॉर आइसोबारिक। अगर आइसोथर्मल हो गया, आइसोबारिक हो गया, अब आइसोकोरिक की बारी। अगर बात करूं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर बात करूं आइसोकोरिक में क्या होगा बच्चा, सर V1 बराबर V2, इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम, रख दो, कहाँ रखोगे, इधर रख दो, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, NCV, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, NCV LN
T2/T1, सिंपल, खत्म। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एंट्रोपी। एंट्रोपी की बात कर ली, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर ली। अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, इफ आई टॉक अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो एंट्रोपी होती है, टोटल एंट्रोपी, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर टोटल एंट्रोपी सिस्टम की वो क्या होती है, जीरो। ठीक है, रिवर्सिबल के अंदर। और इरिवर्सिबल के अंदर क्या होती है, डेल्टा एस टोटल जो होती है वो होती है ग्रेटर देन जीरो। ठीक है बच्चों, ये बात है किसकी, ये है रिवर्सिबल और ये है नॉन इरिवर्सिबल। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी क्या होती है, जीरो, और इरिवर्सिबल के अंदर क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो। आई होप सारे फॉर्मूलेज अपन को रिवाइज हो रहे हैं अच्छे से। अगर मैं फेज ट्रांजिशन कर रहा हूँ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से गैस कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या है, अपन बात करेंगे, अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूँ तो फ्यूजन की बात करेंगे। फ्यूजन के केस में डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी हो जाएगा टेम्परेचर। अगर मैं वेपराइजेशन की बात करूं, दैट इज अगर मैं लिक्विड फेज से गैस फेज में जा रहा हूं तो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी लिख देंगे। अगर मैं सब्लिमेशन की बात करूं, मतलब सॉलिड से गैस में जा रहा हूं, तो डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी लिख देंगे। तो ये क्या है, अपना एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ फेज ट्रांजिशन। अलग अलग फेज ट्रांजिशन में क्या होगा, इन केस ऑफ फेज ट्रांजिशन या स्टेट ट्रांजिशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट गिब्स एनर्जी की। गिब्स एनर्जी क्या होती है, गिब्स एनर्जी क्या है, वो पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी है। जैसे सिस्टम को बहुत सारी एनर्जी दी, उसमें से वो पार्ट जो कि सिस्टम को यूजफुल वर्क करने में मदद कर रहा है, द एनर्जी विच इज यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स में बात करूं तो ऐसा वर्क जो कि अपन को नॉन एक्सपेंशन वर्क को अपन क्या कहते हैं, यूजफुल वर्क कहते हैं। तो द part of total energy of the system which is used to do useful work is known as Gibbs free energy। तो एनर्जी बेसिकली दो काम कर रहा है, एक तो यूजफुल वर्क कर रहा है और एक रैंडमनेस इंक्रीज करता है। तो एनर्जी जो होती है H, इंथैल्पी बेसिकली, उसको लिख सकता हूं G प्लस टी एस, या T क्या है टेम्परेचर और S क्या है एंट्रोपी, और ये H क्या है इंथैल्पी। तो इंथैल्पी किसका सम होता है, इंथैल्पी इज बेसिकली सम ऑफ यूजफुल वर्क में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसको अपन गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, गिब्स एनर्जी, और टीएस का प्रोडक्ट, दैट इज टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, क्योंकि वो रैंडमनेस एनर्जी होती है। तो दिस इज बेसिकली एच इज इक्वल टू जी प्लस टी एस। इसमें एच की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, जी माइनस टी एस आ जाएगी, बस माइनस कर दिया। अब इसी को मैं अगर मैं डेल्टा के फॉर्म में लिखता हूं, क्योंकि हमेशा चेंज की अगर अपन बात करते हैं स्टेट फंक्शन के अंदर, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है, क्योंकि हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू जी टू माइनस जी वन, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या कहती है आपकी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये डेल्टा एस का एंट्रोपी चेंज, और एंट्रोपी अगर पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, नेगेटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए अपन गिब्स का क्राइटेरिया रखते हैं और एंट्रोपी का क्राइटेरिया रखते हैं बच्चों। अगर आपकी गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है और लेस देन जीरो है, तीन ही केस आएंगे इन सब फॉर्मूले से। अगर लेस देन जीरो आती है तो आपका प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। अगर ग्रेटर देन जीरो होती है तो आपका प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर इक्वल टू जीरो आती है तो अपना प्रोसेस क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। तो दिस इज द केस टू चेक स्पॉन्टेनिटी। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको सेशन क्लियर होगा। कंप्लीट एक कॉम्पैक्ट रिवीजन क्लास थी थर्मोडायनेमिक्स की, जिससे आपके सारे फॉर्मूलेज और सारे कंसेप्ट आई होप रिवाइज हो गए होंगे। अगर अच्छा